हाँ देखिए, अब हमारी जो हिंदी की जो क्षितिज किताब है उसके पद्य सेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट बाकी रहेगी थी, झांसी की रानी। बाकी सभी हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित ये कविता है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ही काम कर लेता है पर वो इतना सर्वश्रेष्ठ कर लेता है कि उसके लिए उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान कोई इससे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस कविता की वजह से उन्हें जाना जाता है। और भारत की आजादी का जो आंदोलन हुआ था 1900 के बाद, उसके बाद जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में सबसे ये जो कविता है सभी जितने भी देशभक्त थे उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही थी। देखिए झांसी की रानी, इसके बारे में तो एक फिल्म भी आ चुकी है मणिकर्णिका, और उसमें काफी कुछ बेहतर इस पे आपको दिखाया गया है। उसमें ये है कि उसमें इतिहास का सच भी है, हो सके कुछ काल्पनिक चीजों का भी सहारा ले रखा हो, फिर भी इतिहास उसपे है। मात्र 23 साल की उम्र में ये विधवा हो गई थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो वायसराय था कौन था, डलहौजी, और उसने ये एक नीति बनाई थी कि जिस भी राजवंश में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा उसका वारिस कौन होगा, अंग्रेज होंगे। अंग्रेज की जिसे कहते हैं कि हड़प नीति, उसकी वजह से अंग्रेजों की नजरें जब झांसी के ऊपर पड़ी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि औरत समझकर, उसे कमजोर समझकर, पर झांसी की रानी कमजोर नहीं थी और 1857 की उस लड़ाई में उसने अग्रगण्य भूमिका निभाई थी और लड़ते लड़ते ही वो क्या हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। उसी लक्ष्मीबाई, तुम व्हाट इज प्रॉब्लम राहुल एंड काजोल, राहुल वो डीडीएल वाला राहुल, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, और मैं किसी को गाली भी दे रहा हूँ। हाँ देखिए, तो ये जो झांसी की जो रानी है वो झांसी की रानी, उसी के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है। चूंकि इसकी भाषा सरल है पर इस कविता को आप में से किसी की आवाज अच्छी हो तो इसे गा भी अच्छा से गाया जा सकता है। इस कविता की सबसे बड़ी, या तो आप लोग बोलो या आपको लगता है कि आपको मुझसे बेहतर आता है तो आप मेरी जगह आगे खड़े होकर व्याख्या कर दो। ए भाई टेंडोरी, हाँ, तो ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ये एक गेय कविता है, मस्त इसे गाया जा सकता है, जिसे कहते हैं कि एक अच्छा गीत है और गाने वाले से गाते भी। यूट्यूब पे आप ये 2 लाइनें डाल दो, आपको हजारों इसकी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने इसे गाया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। ये देखिए 1857 के कालखंड की बात कर रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या कह रही है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। कि अब सिंहासन किसका था इस समय, अंग्रेजों का था, क्योंकि जितने भी राजवंश थे उन्होंने भ्रकुटी तानी थी, मतलब कि अपनी निगाह वो टेढ़ा कर दिया था। भ्रकुटी तानने का मतलब वो गुस्से में थे, क्रोध की अग्नि उनमें जल रही थी और उस क्रोध की अग्नि की वजह से अंग्रेजों का जो सिंहासन था वो क्या होने लगा था, वो डोलने लगा था। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ देश को बूढ़ा कहा गया है। देखिए वजह इसके पीछे क्यों कह रही है कवित्री ऐसा, क्योंकि 1857 तक, इसका मतलब 1000 साल हो चुके थे भारत को गुलामी बर्दाश्त करते करते, और 1000 साल के अंदर व्यक्ति का सिर्फ शरीर ही बूढ़ा नहीं होता, उसका जमीन भी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए इस देश को क्या कहा गया, इसे बूढ़ा कहा गया है। किधर ध्यान देता है तेरा, मैं क्या बोला अभी वो बता, क्या बोला बेटा, तू तेरा शरीर यहाँ प्रेजेंट रहता है भाई, कुछ तेरा प्रेजेंट है नहीं यहाँ पर। हाँ, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ऐसा भारत जिसकी दास्ता की वजह से, गुलामी की वजह से जिसका जिस्म मर चुका था, जिसका जमीन मर चुका था, ऐसे बूढ़े भारत में इसे लग रहा था कि फिर से नई जवानी आई थी, अर्थात कि सब हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि एक नई क्रांति का उदय होने वाला है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जिस आजादी को हम खो चुके थे, गुमी हुई आजादी मतलब जिस आजादी को हम लोग खो चुके थे उस आजादी की कीमत को हमने अब जाके पहचाना था। देखिए जब तक जो चीज हमारे पास नहीं होती है तभी उसकी कीमत पता चलती है, और आजादी हमारे पास थी नहीं, इसलिए हमें धीरे धीरे अब उसकी कीमत का एहसास हो रहा था। दूर फिरंगी को करने की सबके मन ने ठानी थी, अर्थात कि फिरंगियों को, फिरंगी मतलब कौन, अंग्रेजों को दूर करने के लिए हम सबने क्या कर लिया था,
हमने मन में ऐसा ठान लिया था कि अब अंग्रेजों को इस वतन से, इस देश से हटाना है और गुलामी की जो बेड़ियां है और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है। वैसे भी आपको पता ही है कि जितनी ज्यादा भारी बेड़ियां होती है उतना ही ज्यादा ऊंचा उठने का मन करता है। ठीक यही स्थिति भारत के साथ, क्योंकि भारत माता बेड़ियों में उस समय जकड़ी हुई थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये चमक उठी सन 57 में, ये मैंने कहा 1857 कालखंड की बात की है, जिस तरह मंगल पांडे के नेतृत्व में गदर की क्रांति शुरू हो चुकी थी, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, फडणवीस भी है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। इसलिए कहा है कि 1857 में जो तलवार उठी थी, जो तलवार चमकी थी, बेशक वो तलवार पुरानी थी। और बुंदेले हर बोलो मतलब बुंदेलखंड वाला जो भाग है, हम सभी मिलकर वो कह रहे कि हर बोलो के मुंह हमने सुनी, और हर लोगों के मुंह से हमने एक बात जरूर सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ऐसी भी एक मर्द थी जो कहने के नाम पर औरत थी, परंतु वह युद्ध भूमि में डटकर लड़ी और बहुत लड़ी। उसके पीछा करने वाला जो कैप्टन यूरोस था, जब झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई तो वहां एक समाधि बनाई। उस समाधि के ऊपर यूरोस ने लिखा है आजादी की, भारत की आजादी की, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी वीरांगना मर्द कोई थी तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सबसे अदम्य ताकत से लड़ी और वो यूरोस उसके लिए पत्थर उस समाधि के ऊपर वो लिख के गया था। वो समाधि आज भी मौजूद है। आगे अब यहाँ पर झांसी की रानी का परिचय दे रखा है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मतलब की जिसकी पेशवा नानाजी पेशवा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था, उनकी क्या थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मुंह बोली, तो उनकी बहन थी, वो उसे बहन मानते थे। और ये सब मिलके, पेशवा नानाजी सब मिलके उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई नाम, खुद का नाम लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी और अपने पिता की क्या थी, वह इकलौती संतान थी। पूरे इसके बारे में जानना है तो मणिकर्णिका फिल्म जरूर देख लेना। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जान जो लड़कियां हैं, गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती हैं, गंपा बीती खेलती है, इसकी जगह वो किससे बड़ी हुई थी, चूंकि इकलौती थी, बेटा कोई था नहीं, इसलिए उसका जो पालन पोषण है लड़कों की तरह हुआ था। बर्छी चलाना, ढाल चलाना, कृपाण चलाना, कटार का इस्तेमाल करना, घुड़सवारी करना, ये सब उसने बचपन में ही सीख लिया था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। और शिवाजी की गाथाएं, क्योंकि वो दौर शिवाजी का दौर चल रहा था, क्योंकि जिस समय ये गाथाएं लक्ष्मीबाई शिवाजी के बारे में पढ़ रही थी, ये उसके पहले से 200 साल पहले की घटना होगी, जब शिवाजी जिंदा रहे होंगे। और चूंकि शिवाजी खुद अदम्य साहस की मूर्ति थे, तो उनकी गाथाएं हर घर घर में जब प्रचलित थी और उसको हर वो गाथाएं उसकी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो राजी। आगे ये बाकी इसकी ये जो 2 लाइनें बार बार आएगी, इसका मैं अर्थ बार बार नहीं लूंगा, ठीक है ना। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ठीक है ना। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। क्या कह रही कवित्री, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, उसे हम लक्ष्मी कहें या हम दुर्गा का रूप कहें। देखिए घर में जो औरतें होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, और लक्ष्मी कहें इनकी कमजोरी का प्रतीक है, पर कवित्री कह रही कि उसे लक्ष्मी कहें जो घर चलाती है, या फिर उसे माँ दुर्गा का रूप कहें, दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, या उसे दुर्गा का रूप कहें, या उसे हम स्वयं वीरता का अवतार कहें। बहुत मुश्किल होता है छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पीछे बांध कर लड़ना, जब उसे पता है कि मारे जाएंगे। उसे पता है कि अंग्रेज उसे टक्कर लेना, जब इस हिंदुस्तान का मर्द जब उससे टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था, उस समय एक औरत निकल पड़ी थी अपने घोड़े पर अपनी तलवारें लेकर, तो बड़ी वीरता की बात रही होगी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और मराठों के साथ उनकी दोस्ती थी, पेशवा मराठा थे, और जो मराठे थे जब भी लक्ष्मीबाई को जब देखते थे, उनकी तलवार की जो चमक को देखते थे, जब लक्ष्मीबाई को तलवार चलाते हुए देखते थे, तो उन्हें क्या होती थी, उससे
बहुत ही खुशी मिलती थी कि हमारे बीच में एक औरत है जो तलवारों के साथ खेल रही है। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। उस समय क्या करते थे, लक्ष्मीबाई को सिखाने के लिए नकली युद्ध रचना करते थे कि किस प्रकार से युद्ध को लड़ना, किस प्रकार से उस व्यू से पार पाना, क्योंकि युद्ध की अपनी अलग अलग रणनीति होती है, बहुत ही लंबी चौड़ी इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो रानी लक्ष्मीबाई जो मर्द होते थे उनके साथ वो शिकार खेलने जाती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। उसके खेल खिलौने क्या थे, सेना की तरह लड़ना, दुर्गों को तोड़ना, दुर्गों के ऊपर विजय प्राप्त करना, और बचपन में ही यही सब उसके लिए खिलवाड़ थे, एक मजाक मात्र थे, खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। और जो महाराष्ट्र की जो माँ भवानी है, जो आराध्य सबकी, वो भी क्या थी, उसकी आराध्य थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कि अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो क्या करती है। जैसे जो युद्ध हुआ था झांसी का अंग्रेजों के साथ, जो युद्ध हुआ था, या रानी लक्ष्मीबाई का जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल फोटो भी आपको मिल जाएगा। उसका जो ओरिजिनल फोटो है न, वो भी आपके गूगल पे अवेलेबल है। आप सर्च करोगे तो उसका फोटो जो कैमरे से खींचा हुआ फोटो मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत पुरानी थी इसकी बात, 1857, तो देखिए वो ज्यादा समय हुआ नहीं है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। और वैभव जो झांसी का जो साम्राज्य था, बड़ा धनाढ़ी साम्राज्य माना जाता था। और उसका जो था, तो वीरता की सगाई किससे हुई, वैभव से, अर्थात की झांसी से। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, फिर शादी भी हुई। और रानी बनकर लक्ष्मीबाई कहाँ पर आई, झांसी के उस दुर्ग में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और जैसे उनकी शादी हुई तो राजमहल में शहनाइयां बजने लगी, बधाइयों का आदान प्रदान होने लगा और संपूर्ण झांसी में खुशियां छा गई। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली, ठीक है, विरुदावली का मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है तो एक शोक मनाते हैं, उसमें जो विरुदावली जो गाई जाती है, ठीक उसी तरह देखो झांसी, मेरा मानना है कि लक्ष्मीबाई झांसी का सबसे कीमती आंसू था। क्योंकि झांसी की मौत के बाद झांसी के लोग जितने द्रवित थे, इतने शायद वो कभी भी नहीं रहे होंगे। अर्थात कि शायद उस कहानी को पूरा करने के लिए ही महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर शादी करके आई थी, उनके महलों में आई थी, झांसी के महलों में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। देखिए क्या है, चित्रा ने अर्जुन को पाया, कुछ अलग तो इसमें अर्थ तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ। हाँ चलिए, अब एक प्रकार से जो रानी थी वो झांसी के लिए क्या एक अमिट कहानी बनकर आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रांगदा और अर्जुन की पत्नी का नाम था। जिस प्रकार अर्जुन को कौन मिली थी, चित्रांगदा मिली थी। शिव से मिली भगवान की, भगवान शिव जी को कौन मिला था, ठीक पार्वती मिली थी। ठीक इसी प्रकार झांसी के महाराजा को कौन मिली थी, लक्ष्मी मिली थी, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मी मिली थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ, देखिए अब लक्ष्मीबाई झांसी में पहुंच चुकी है। झांसी की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बाद में जाके झांसी की रानी बनी थी, जबकि लक्ष्मीबाई शादी करके झांसी में आई थी, ठीक है ना, झांसी में उसका जन्म नहीं हुआ था। उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही महारानी लक्ष्मीबाई के कदम झांसी के महलों में पड़े तो ऐसे लगा जैसे कि उन महलों का सौभाग्य क्या हो चुका है, उदित हो चुका है। उदित महलों में उजियाली छाई, और उन महलों में, झांसी के महलों में चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे उजाला छा गया हो। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेरे लाई, क्या कह रही, पर काल की अपनी गति होती है, समय की अपनी गति होती है। और धीरे धीरे काल की काली घटाएं झांसी के ऊपर क्या होने लगी थी,
मंडराने लगी थी, अर्थात कि जो उजियाला उन महलों में फैला था, जो खुशियां वहां पर जो पल रही थी, अचानक उसके ऊपर एक विराम सा लग गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब आई। कर का मतलब हाथ, जो हाथ तीर चलाते थे उन हाथों में भला चूड़िया उन्हें कहाँ अच्छी लगेगी। और रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं रह आई। और तीर चलाने वाले हाथों में वैसे भी चूड़िया शोभायमान नहीं देती है। शायद ईश्वर को ये अच्छी तरीके से पता था, इसलिए ईश्वर ने उस तीर चलाने वाले हाथों में जो चूड़िया पहना रखी थी, संजोगवश उन चूड़ियों को भी छीन लिया। अर्थात कि महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, विधवा हो गई। और एक प्रकार से झांसी के महल फिर सन्नाटे में डूब गए, अंधेरे में डूब गए। निसंतान मरे राजा जी। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी। राजा जब मरा तो तब निसंतान, जो राजा मरे तो जब निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक शमानी थी। और रानी किसमें थी, शोक मुद्रा में थी, विधवा हो गई थी। तो कम से कम हमारे यहाँ जब औरतें विधवा होती है 6 महीने के लिए एक प्रकार से कारावास मिल जाता है, उन्हें जेल मिल जाती है। तो वो अपने शोक महलों में बैठी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि राजा रहा नहीं, राजा के कोई संतान है नहीं, और लक्ष्मीबाई शोक में व्यस्त है, शोक मनाने में व्यस्त है, और इसके बाद अंग्रेजों के लिए एक मौका था। और अंग्रेज कभी भी किसी भी मौके को बुलाने से वो नहीं चूकते थे। बुझा दीप झांसी का तब, बुझा दीप झांसी का तब, डलहो जी मन में हर्ष आया। जब झांसी का जब दीपक बुझ गया, किससे कहा गया है झांसी का दीपक, राजा को, राजा की मृत्यु हो चुकी थी। बुझा दीपक झांसी का तब, डलहोजी मन में हर्ष आया। उस समय जो डलहोजी गवर्नर था, वो मन ही मन क्या कहने लगा, मन ही मन वो हर्षाने लगा, मतलब वो खुश हो गया। क्यों, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। क्योंकि अब झांसी के राज्य को हड़प करने का उसके पास एक सुनहरा मौका था। क्योंकि डलहोजी ने पहले ये नियम पारित कर दिया था कि जिस भी राजवंश में संतान नहीं होगी, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसका उत्तराधिकारी, उसका वारिस कौन होगा, अंग्रेज होंगे। तो जब राजा की मृत्यु होगी, राजा निसंतान था, कोई उत्तराधिकारी था नहीं, और डलहोजी ने देखा कि रानी अकेली है, तो क्या करें, इस झांसी के वंश को क्या कर दिया जाए, हत्या दिया जाए। फौरन फौज बेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। और तब डलहोजी ने शोक संतप्त जो रानी थी, महलों में जो शोक मना रही थी, तब उसने डलहोजी ने वहां पर अपनी सेनाएं भेजी। फौरन फौज बेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। और वहां पर उसका जो अंग्रेजों का यूनियन जैक होता है, वो झंडा उन्होंने फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। पर एक प्रकार से जो झांसी लावारिस पड़ी थी, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई था नहीं, और लावारिस झांसी का वारिस कौन बनकर आ गया, ब्रिटिश, अंग्रेज उसके वारिस बन के आ गए। और उन्होंने झांसी के उन महलों में क्या कर दिया, झांसी में उन्होंने पूरी झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, आंखों में आंसू थे रानी की, क्योंकि अभी अभी वो विधवा हुई थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। आंखों में आंसू लेकर जब लक्ष्मीबाई ने जब देखा कि संपूर्ण झांसी वीराने में बदल चुकी है, पूरी झांसी में एक सन्नाटा है, क्योंकि अब अंग्रेजों की गुलामी उनकी नियति बन चुकी थी। जब ये देखा तो आंखों में आंसू लिए लक्ष्मीबाई, जब उसने देखा कि झांसी वीरान हो चुकी है। बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। अनुने बिने नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। जब देखा कि लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया है, तब झांसी ने पहले लक्ष्मीबाई ने अनुनय विनय की, प्रार्थना की, पर जो शासक ऐसे होते हैं वो भी ताकत की भाषा समझते हैं। देखो, दुनिया ताकत की भाषा समझता है। आपको बताए कि पिछले 70 सालों में हमने हजारों भारतीय सैनिकों को हमने पाकिस्तान में खो दिया, हजारों। आप सोचिए, जब बॉर्डर पार उधर कोई व्यक्ति चला जाता था ना, इसका मतलब गया। कुछ समय बालाकोट एयर स्ट्राइक में
हमारा एक पायलट चला गया था, अभिनंदन। पायलट चला गया मतलब ये कि भारत को पता चल गया। पहले भी ऐसे बहुत गए थे, वापस नहीं आए, टुकड़ों टुकड़ों में आए थे। कैप्टन कालिया गया था, आंखें निकाल दी थी, जीभ काट दी थी, शरीर के किसी हिस्से पे ऐसा नहीं था जिसपे वो निशान नहीं थे, उसके गर्दन काट के भेजा था उसे। अभिनंदन गया, 24 घंटे में छूट के आ गया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेरा बाप तैयार है। अग्नि मिसाइल थी ना हमारी, इन सभी को टारगेट कर दिया था हमने पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने एक ही बात कही, छोड़ दे पायलट को, अभिनंदन को छोड़ दे, ये तो सुबह मैं तुझे फोन करूं तब तक पाकिस्तान रहे या नहीं रहे। और अभिनंदन को बड़ी बाइज्जत छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अनुनय विनय की बात नहीं की हमने, कोई सौदेबाजी नहीं की। सौदेबाजी करते तो कर सकते थे, पर उसे पता था कि इस बार सौदेबाजी करने वाली सरकार नहीं है, बदला हुआ भारत है। अर्थात कि जब अनुनय विनय से जो राजा होते हैं, वो अनुनय विनय से काम कभी भी नहीं चलता है। व्यापारी पर दया चाहता था जब भारत आया। मैं कल पढ़ा रहा था, जहांगीर के समय में आए थे सर थॉमस हॉकिंस, क्या बन के आए थे? व्यापारी बनकर आए थे। और व्यापारी बनकर व्यापारी बनकर उसने क्या चाहा? दया चाही थी कि हमें व्यापार करने के लिए कोई जगह दे दो, हम आराम से व्यापार करेंगे। कुछ 100 साल पहले वो दया मांग रहे थे, तब वो जिस समय भारत में आए थे तब दया याचिका कर रहे थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और उसके बाद डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति, जो एक्चुअली में साम्राज्य की विस्तार करने की नीति कौन लेके आया था? वो डलहौजी लेके आया था। और डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उस नीति ने पूरे देश को क्या कर दिया था? जकड़ लिया था। और ये जो उत्तराधिकारी वाला जो नियम है, ये हड़प सिद्धांत है, ये भी किसका दिया गया था? डलहौजी का दिया गया था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और जो बड़े बड़े राजा थे और नवाब थे, उनको भी उसने क्या कर दी? ठोकर मार दी। अर्थात कि सबको धीरे धीरे अपना वो गुलाम बना रहा था। और जो राजा नवाब, उनको पेंशन देके घर पे बैठा देता और कहता कि भाई तुम्हारा राज हमारा, लगान वसूली हम करेंगे, टैक्स वसूली हम करेंगे, इसके संसाधनों पर हमारा हक है। और ये डलहौजी अपने पैर पूरे भारत में पसार रहा था। रानी दासी बनी वो दासी अब महारानी थी। पहले तो रानी क्या बनी? दासी बनी। उसके बाद फिर से वो क्या बनी? महारानी बनी झांसी की, क्योंकि उसके पति की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने एक सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके बाद देखिए अभियान चलता है इनके बीच में। 1857 की जो क्रांति के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था, वो जब पूरा अभियान चलता है, छीनी राजधानी दिल्ली की। 1857 में आपको बताया कि बैरकपुर की छावनी ने क्या कर दिया था? यही था नारा। और कमल का फूल और रोटी उनका प्रतीक था। उनका जो आंदोलन था, उस आंदोलन का क्या था? वो प्रतीक था। तो छीनी थी राजधानी दिल्ली की, और उन्होंने क्या कर दिया? उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लखनऊ छीना बातों बात, और लखनऊ को भी क्या कर लिया था? उन आजादी के जो लड़ाकू थे, लड़ाकों ने छीन लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, नागपुर का भी गात। और बिठूर एक जगह, विष्णु का बिठूर, वहां पर कौन कैद थे? पेशवा कैद थे। नागपुर का भी गात, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। मेरा दुखने लगता। हाँ, छीनी राजधानी दिल्ली की। सबसे पहले तो ये धीरे धीरे कह रहे कि वो उसकी बात नहीं कर रही है। छीनी राजधानी दिल्ली की, अंग्रेजों ने पहले दिल्ली पर कब्जा किया, लखनऊ छीना बातों बात। और उन्होंने क्या किया कि इसी प्रकार से उन्होंने बाद में लखनऊ छीन लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया था। और नागपुर के साथ भी हुआ, नागपुर का भी गात। और नागपुर, ये सभी बड़ी बड़ी रियासतें थी, और नागपुर के साथ भी ऐसा ही विश्वासघात हुआ। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विषाद। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक ये छोटी रियासतें थी, पहले जो कहा गया बड़ी रियासतें थी। ठीक इसी प्रकार उदयपुर, ये बाकी जो नाम है, तंजौर, सतारा और कर्नाटक, इनकी तो कोई औकात ही नहीं थी। अर्थात कि अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया था? गुलाम बना दिया था। आपको बताऊं मैं, आपने 2-3 चीजें मैं बता दूं।
आपने एक नाम सुना होगा उदयपुर में रेजिडेंसी स्कूल, वो क्या थी? वहां अंग्रेज रहते थे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मेवाड़ बिल्को और एमबीसी, ये खेरवाड़ा में छावनी बनी हुई है, वह अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई है। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने जगह जगह से छावनी बना रखी थी। अर्थात ये उदयपुर जैसी रियासतें भी क्या हो चुकी थी? अंग्रेजों के गुलाम हो चुकी थी। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब हुआ वज्र निपात। इसी प्रकार जो सिंध पंजाब अभी तो भारत में नहीं है ये, पर धीरे धीरे इनके ऊपर भी क्या हुआ था, यही इसी प्रकार से घटनाएं वहां पर घटी थी, उन्हें भी गुलाम बना दिया गया। ये उल्टा कैसे हो? बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, चाहे बंगाल हो चाहे मद्रास हो, मतलब पूरे भारत में एक प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे वाला जो ये पैराग्राफ है ये काफी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए इसे। रानी रोई रणवासों में, रानी को तो एक प्रकार से वनवास मिला हुआ था। उनके जो रणनिवास थे, जिस जगह रानियां रहती, रानियों के निवास को रणनिवास कहा जाता था, तो उनमें रानियां रोती थी। बेगम गम से थी बेजार, अर्थात की जो नवाब थे उनकी पत्नियां थी जो बैग में थी, वो भी गमजदा थी, मतलब कि दुखी थी। क्यों दुखी थी? उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, अर्थात की रानियों के गहने, बेगमों के गहने और उनके जितने कपड़े लगते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सब छीन लिया था, तो अपना पेट पालने के लिए उन्हें अपने जेवर कपड़े तक बेचते पड़े थे कलकत्ते के बाजार में। अर्थात की जगह जगह उनकी नीलामी होती थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और उस जमाने में अंग्रेजों के जो अखबार छपते थे, निकलते थे, उन अंग्रेजों में जो राजाओं के महलों की नीलामी, उनके गहनों की नीलामी, उनके कपड़ों की नीलामी, उस नीलामी के विज्ञापन छपते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार, और उसमें विज्ञापन क्या होता था, जो कि नागपुर के जेवर ले लो या लखनऊ का 9 लखा हार, मतलब कि बहुत महंगा हार होता है। इस प्रकार के विज्ञापन अंग्रेज क्या करते थे, उस समय राजाओं और जो नवाब थे उनके खिलाफ छापते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, अर्थात की भारत की जो इज्जत पर्दे के अंदर थी, एक प्रकार से उस इज्जत को हमने किसके हाथ अब बेच दिया? परदेसी के हाथ, मतलब अंग्रेजों के हाथ हमने उस इज्जत को बेच लिया। इसलिए बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे इसका जो दूसरा भाग है वो अपन कल पढ़ लेंगे, पर ये पढ़ के आ जाना क्योंकि लंबी कविता है, लगातार बोलने से मैं भी थक जाता हूँ। ठीक है।